अस्सलामुअलैकुम। पैनक्रियास पैथोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए अब हम करने जा रहे हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। अब पहले भी मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ और फिर बता रही हूँ कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है। इट इज़ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन। ये बहुत क्रॉनिक है ना, तो इसका ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग तो है, मगर इसका एंड रिजल्ट क्या है कि जिसकी वजह से हमारे पास डेट लेड टू irreversible destruction of exocrine part of pancreas followed by loss of islet cells. आइलेट सेल्स मतलब जो कि हमारे पास एंडोक्राइन पार्ट है, मगर इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन पहले तो इसमें हमारे पास एक्सोक्राइन पार्ट का होगा। अब एटियोलॉजी की बात करते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो उसमें सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मोस्टली जो केसेस होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। तो ये आपको इसका कॉज हमेशा याद रखना है कि भले एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, दोनों के सिचुएशन में अल्कोहल यूज़ जो होता है वो हमारे पास कॉज होती है इसकी। सेकेंड है हमारे पास कि डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। अब डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हुई हुई है? कोई भी सिस्ट प्रेजेंट है या कोई भी कैल्कुलाई प्रेजेंट है। थर्ड है हमारे पास हेरिडिटरी पैनक्रियाटाइटिस। अब हेरिडिटरी पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि दो जीन्स की म्यूटेशन होती है। एक होती है हमारे पास म्यूटेशन ऑफ PRRSI जो कि ट्रिप्सिन जीन है, और दूसरा होता है SPINKI जीन, दैट इज ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन। ये दो जीन्स की अगर म्यूटेशन हो जाए तो उस हेरिडिटरी पैनक्रियाटाइटिस होता है, एंड दैट विल वन ऑफ द कॉज ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास CFTR जीन म्यूटेशन, एंड द लास्ट वन इज ऑटो इम्यून पैनक्रियाटाइटिस। अब ऑटो इम्यून पैनक्रियाटाइटिस में क्या हो रहा है, ये एसोसिएट कर रहा होता है विथ प्रेजेंस ऑफ IgG4 सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। अगर कोई इस तरीके का पैनक्रियाटाइटिस है जो कि ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से है, तो उसमें हमारे पास प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे ब्लड में जो कि सीक्रेट कर रहे होंगे IgG4 प्लाज्मा सेल मिलेंगे इन पैनक्रियास, जो कि IgG4 को सीक्रेट कर रहे होंगे। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास तीन मेजर पॉइंट्स आ जाते हैं। एक है डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड इज टॉक्सिक मेटाबॉलिक, एंड थर्ड इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सबसे पहले अगर बात करते हैं डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो उसमें ये होता है कि अल्कोहल जो है वो कॉज करे प्रोटीन रिच फ्लूइड की सीक्रेशन, जो कि हमने एक्यूट में भी बोला था। प्रोटीन रिच फ्लूइड सीक्रेट होगा और वो प्रोटीनीशियस जो फ्लूइड है वो हमारे पास कॉज करेगा ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। अब टॉक्सिक की बात करते हैं कि टॉक्सिक मेटाबॉलिक में क्या हो जाता है, इसमें भी होता है टॉक्सिन की प्रोडक्शन, जो किसकी वजह से है? टॉक्सिन की प्रोडक्शन है जिसमें हमारे पास इंक्लूड हो रहा होता है अल्कोहल। नंबर 2 कि अगर लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाए या कोई भी टॉक्सिन है जिसकी वजह से एसिनार सेल्स लॉस हो गए हैं, तो ये सारी जो सिचुएशंस है अल्कोहल, लिपिड एक्यूमुलेशन, एसिनार सेल लॉस, ये सब इवेंचुअली लेड कर देंगे टू द पैरेन्काइमल फाइब्रोसिस। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें ये होता है कि अल्कोहल कॉज करती है प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स की जनरेशन करवाता है, और ये रेडिकल्स जो होते हैं ये एसिनार सेल्स में जाते हैं और एसिनार सेल्स को मेम्ब्रेन लीकेज करवाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं, मेम्ब्रेन लीकेज, और ये हमारे पास इरिवर्सिबल डैमेज होता है। ठीक है, ये इसकी तीन बातें हैं। उसके अलावा जो है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में कुछ जीन्स भी सीक्रेट हो रहे होते हैं,
जिसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, ये सारे ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट हो रहे होते हैं इन क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। और ये करते क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये करते ये हैं कि ये इंड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन, इंड्यूस एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ पेरीएसिनार मायोफाइब्रोब्लास्ट। ये पेरीएसिनार फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के एक्टिवेशन करवाते हैं। ये जो हमारे पास पेरीएसिनार मायोफाइब्रोब्लास्ट हैं, ये हमारे पास पैनक्रियाटिक स्टिलेट सेल्स हैं। जैसे कि हमारे पास हेपाटिक स्टिलेट सेल्स होते हैं लिवर में, वैसे ही यहाँ पर होते हैं ये पैनक्रियाटिक स्टिलेट सेल्स। ये इनकी एक्टिवेशन करवाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि ये डिपॉजिट करेंगे कोलेजन एंड गिव राइज टू फाइब्रोसिस। जैसे कि हमारे पास लिवर में भी इसी तरीके से फाइब्रोसिस हो रही होती है ना, कि हेपाटिक जो स्टिलेट सेल्स होते हैं वो कोलेजन की डिपोजिशन, तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक स्टिलेट सेल्स क्या करेंगे, कोलेजन को डिपॉजिट करवाएंगे और फाइब्रोसिस कॉज करेंगे। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहला यही है पैरेन्काइमल फाइब्रोसिस। नंबर सेकेंड इज डिक्रीज नंबर या फिर बोल सकते हैं साइज ऑफ एसिनार सेल्स। साइज में भी कम हो रहे होंगे, क्वांटिटी में भी कम हो रहे होंगे और कंप्लीटली लॉस भी हो रहे होंगे एसिनार सेल्स इसमें। नेक्स्ट ये है कि इसमें वेरिएबल डायलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। अब जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो डायलेट हो रही होगी। अब इसकी जो एपिथेलियम है वो या तो हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो रहा होगा उसका, या फिर वो एट्रोफाइड हो रही होगी, या उसका मेटाप्लेजिया हो रहा होगा। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, मगर इसकी डायलेशन ज़रूर हो रही होगी। जिस तरह एसिनार सेल्स में हमने कहा कि कम भी हो रहे हैं, नंबर भी कम हो रहा है, साइज़ भी कम हो रहा है, पूरी तरह ख़त्म भी हो रहे हैं, इसी तरीके से इसका भी है कि एपिथेलियम कुछ भी हो सकता है, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफाइड और मेटाप्लेजिया। एंड लास्ट वन इज लैंगरहैंस सेल्स बिकम embedded in sclerotic tissue, they become large and then disappear। पहले तो बड़े होते हैं, स्क्लेरोटिक टिश्यू में जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। अब ग्रॉसली बात करें कि ओवरऑल जब हम देखेंगे तो कैसा होगा, ये ग्लैंड इज enlarged, hard, dilated duct and visible calcified concretions मिलेंगी हमें। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं।